भारत की पूरी जो संस्कृति है, ये सह अस्तित्व की संस्कृति है। ये जैसे कि मतलब जो आइडियाज आते हैं हटिंगटन के, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, मैं समझता हूं कि पौर्वात्य के रूप में, प्राची के देश के रूप में, पूरब के देश के रूप में हम इस चीज को नहीं मानते। नहीं 73 साल नहीं भाई, मेरी उम्र 5073 साल है, क्योंकि मैं एक 5000 साल पुरानी भारतीय सभ्यता का वारिस हूँ। दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया की प्रसिद्ध श्रृंखला तरक्की-पसंद तहरीक का कारवां की अगली कड़ी में पेश है कथाकार कमलेश्वर पर डॉक्यूमेंट्री। इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिखी है लेखक पत्रकार जाहिद खान ने। हिंदी साहित्य में कथाकार कमलेश्वर का शुमार उन साहित्यकारों में होता है जिन्होंने कहानी को एक नई दिशा प्रदान की। हिंदी कहानी का आज जो स्वरूप दिखाई देता है उसमें उनका अमूल्य योगदान है। कहानी और नई कहानी का जब भी मूल्यांकन होगा, कमलेश्वर के बिना कोई बात पूरी नहीं हो सकती। कमलेश्वर जी नई कहानी आंदोलन से हिंदी जगत के सामने आते हैं। नामवर जी कहते थे कहानी के 3 तिलंगे, हम लोग कहानी की बृहत्त्रयी कहते हैं। मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव तीनों विशिष्ट कथाकार हैं। सबका अवदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमलेश्वर इसमें अलहदा हैं। उनका लेखन बहुत ही विपुल है। 300 के लगभग कहानियां हैं, 11 उपन्यास हैं, कई पटकथाएं हैं, धारावाहिक है, पत्रकारिता है। और ये जो लेखन उनका है उसके मूल में उनकी संघर्ष चेतना है, उनका संघर्षशील व्यक्तित्व है, उनका बचपन से अकेलापन है, उसमें अभाव है, उसमें संत्रास है, उसमें पीड़ा है, वो सारी वेदनाएं हैं जो उन्होंने परिवार में अपने बचपन से भोगी थी। मैं जब 3 साल का था तो मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। मुझे अपने पिताजी की बिल्कुल याद नहीं, मैंने उन्हें सिर्फ तस्वीरों में देखा है या घर की यादों में। तो वो वक्त बहुत ही अकेलेपन का था। जवानी के साथ जो उनका व्यक्तित्व विस्तार लेता है उसमें उन सारी चीज़ों का अनुभव है। उनके लेखन की पृष्ठभूमि में ग्रामीण परिवेश से आता हुआ कस्बाई जीवन है, वहाँ की समस्याएं हैं, संकीर्ण मनोवृत्तियां हैं, मध्यवर्गीय अंध संस्कार हैं, नारियों की दुर्वस्था है, शोषित पीड़ित जनता है, ये युवा पीढ़ी की व्यवस्थाएं हैं। इन सबको उन्होंने अपने लेखन का आधार बनाया। कामरेड कहानी उनकी 1948 में ही आ गई थी। पहला संग्रह राजा निर्वंशिया है। एक ऐसी कहानी एक नई जमीन पर उन्होंने लिखी जो कहानी में आख्यान का तत्व समाहित किए हुए हैं। जो उसका नरेशन है उसकी एक जो अपनी एक पद्धति है, एक मतलब उसका तरीका अलग है। दाम्पत्य जीवन की कोमलता आर्थिक विपन्नता के कारण एक ऐसी वजह उसमें उत्पन्न होती है जिससे जीवन बिखर जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। और वही एक कहानी है दिल्ली में एक मौत, वो महानगरीय जीवन से शेष दीवान चंद की मौत से उठती है। नई कहानी का विकास और फिर आगे उन्होंने उसमें कुछ अलग सा विचार रखते हुए समांतर कहानी का सूत्रपात किया, समांतर सिनेमा का सूत्रपात किया। समांतर कहानी जिस पैटर्न पर आती है उसे भी आप देख सकते हैं, उसका विस्तार है। समय समय पर उनका कहानी संग्रह और उपन्यास लेखन आता रहा। पाठकों के बीच उनकी व्यापक लोकप्रियता दिखाई पड़ती है। उन्होंने बहुत सी डॉक्यूमेंट्री बनाई। बाबरी मस्जिद ध्वंस यानी अयोध्या प्रकरण पर उनकी डॉक्यूमेंट्री जलता सवाल और बंद फाइल कश्मीर पर उन्होंने धारावाहिक बनाया, बहुत मशहूर हुआ। चंद्रकांता, बेताल पट्टी, चंद्रमा की तरह
चंचल, चमकती और मदहोश कर देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांता। उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि कहानियों पर बनाया था, वो दर्पण नाम का सीरियल था। इस तरह वो दूरदर्शन की शुरुआत में ही उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें रखी जिसमें भारतीय कथा लेखन का एक पूरा क्लासिक है, प्रतिरोध का एक परिवेश है जो भारतीय संस्कृति का मूल है, हमारी नागरिकता का प्राण तत्व है, उसको उन्होंने पिरोया है। नई कहानी के तो वे आधार स्तंभ थे। 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में जन्मे कमलेश्वर का जब साहित्य में आगाज हुआ तो उस समय जैनेन्द्र, यशपाल और अज्ञेय जैसे बड़े कथाकार अपने उरूज पर थे। हालांकि तीनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थीं। जाहिर है कि कमलेश्वर को इन्हीं मुख्तलिफ धाराओं के बीच ही हिंदी कथा साहित्य में अपना स्थान बनाना था। उन्होंने इन प्रचलित धाराओं के बरक्स एक नई धारा को जन्म दिया, नई कहानी का ढांचा गढ़ा और नई कहानी की इस परिकल्पना में कथाकार मोहन राकेश, राजेंद्र यादव आगे चलकर उनके साझेदार हुए। प्रेमचंद का छूटा हुआ सामान्य आदमी एक बार फिर नई कहानी के दौर में मेरे तमाम समकालीन लेखकों ने पेश किया और उसकी पूर्ति भी की और उसका विकास भी किया। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश की तिकड़ी ने हिंदी कथा साहित्य की दिशा बदल कर रख दी। राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी और जॉर्ज पंचम के नाग जैसी कमलेश्वर की कहानियों ने कथा साहित्य में नए युग का सूत्रपात किया। समाजवादी आंदोलनकारियों ने जॉर्ज पंचम की नाक तोड़ दी थी। पहले नई कहानियां और उसके बाद सारिका, कथा साहित्य को समर्पित लघु पत्रिकाओं के जरिए कमलेश्वर ने कहानी के क्षितिज पर हलचल मचा दी। कमलेश्वर जी के बारे में जब कभी चिंतन होगा, लोग सोचेंगे तो पाएंगे कि वे अत्यंत प्रखर रूप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं, समाज के साथ सीधे सीधे जुड़े रहे। संपादक भैरव प्रसाद गुप्त से नई कहानियां पत्रिका का संपादन संभालते ही उन्होंने पत्रिका में नए कहानीकारों को लेकर 3 नवलेखन अंक निकाले, जिसमें दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, कामतानाथ, काशीनाथ सिंह और श्रीकांत वर्मा आदि की शुरुआती कहानियां प्रकाशित हुईं, जो बाद में चोटी के कथाकार साबित हुए। कमलेश्वर ने न सिर्फ युवा कथाकारों को मौका दिया, बल्कि नई और पुरानी पीढ़ी को जोड़ने में भी मुख्य भूमिका निभाई। नई पीढ़ी को कथा के संस्कार दिए। कमलेश्वर अपने समय के जितने महत्वपूर्ण कथाकार हैं, उतने ही महत्वपूर्ण संपादक भी हैं। उन्होंने जितनी अच्छी कहानियां लिखी, राजा निर्वंशिया हो, जॉर्ज पंचम की नाक हो, उसके बाद जो भी उन्होंने कहानियां लिखी, वो कहानियां जितनी पसंद की गई, उनके संपादन में जो नई कहानियां से लेकर सारिका, कथा यात्रा, गंगा, और इससे पहले शुरुआत में बिहान नाम की पत्रिका का उन्होंने एक संपादन किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा संपादन उन्होंने किया लंबे समय तक सारिका का। तो सारिका में समांतर कहानी आंदोलन तक, नई कहानी आंदोलन से लेकर समांतर कहानी आंदोलन तक उनके पूरे के पूरे कहानी और कहानी के विचार, कहानी के बारे में समझ, कहानी के बारे में जो भारत की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की सही समझ विकसित करने के लिए समांतर कहानी आंदोलन अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंदोलन, कहानी आंदोलन रहा है हिंदी क्षेत्र में। उसकी वजह यह है कि जिंदगी तो सापेक्ष हो। सापेक्ष का मतलब ये कि सिर्फ जिंदगी मेरी नहीं है, मेरे अपने वक्त की है, मेरे अपने अनुभवों की है, मेरे प्रसंगों की है और मेरे चारों तरफ की जिंदगी। और यही अनुभव तो लेखक को लेखक बनने के लिए मजबूर करता। हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के अलावा समांतर कहानी आंदोलन भी कमलेश्वर की ही देन है। साल 1974 में शुरू हुआ समांतर कहानी आंदोलन हिंदी के साथ साथ देश के दीगर भाषाओं, मसलन मराठी, तेलुगु, उड़िया, असमिया आदि में भी फैला। समांतर कहानी को कमलेश्वर ने आम आदमी के आसपास
आज की कहानियां करार दिया। मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ की जो जिंदगी है, खासतौर से मेरा अपना छोटा सा कस्बा, इसके अलावा भी वो बड़े शहर जहाँ मैं रहा, लेकिन कहीं कुछ भी बदलता ही नहीं। सड़क टूट जाती है फिर बन जाती, लेकिन आदमी की जिंदगी अगर एक बार टूट गई तो फिर वो नहीं बनती। समांतर कहानी के पक्ष में तर्क देते हुए उन्होंने लिखा, आदमी को टुकड़े टुकड़े में ना देखकर संपूर्ण रूप में देखने और उसकी सम्यक संपूर्ण लड़ाई को दिशा और रूप देने का कार्य इस साहित्य ने अपने हाथों में लिया है, जो आज का समय सापेक्ष समानांतर साहित्य है। बहरहाल समांतर कहानी आंदोलन से भी आगे चलकर कई अच्छे कहानीकार निकले। मसलन जितेंद्र भाटिया, रमेश उपाध्याय, मधुकर सिंह, इब्राहिम शरीफ, गंगा प्रसाद विमल, शेरा यात्री, मृदुला गर्ग, निरुपमा सेवती, आलम शाह खान, मणि मधुकर आदि समांतर कहानी आंदोलन की ही देन है। सबसे बड़ी साहित्यिक दो पत्रिकाएं, उनका संपादन कमलेश्वर ने किया, एक सारिका और दूसरी नई कहानी। दोनों ही अपने समय की ऐसी पत्रिकाएं बन गई कि उनमें किसी भी लेखक के लिए छपना सफलता का महत्वपूर्ण सोपान तय करने वाली बात होती। कमलेश्वर एक बहुत बड़े कथाकार तो थे ही, लेकिन संपादन की उनकी समझ यह दिखाती है कि उन्होंने कहानियों को एक नई दिशा देने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो पत्रिकाएं हैं, खास तौर से जैसे मैं उनसे जुड़ सकता था, तो मेरे लिए तो कमलेश्वर कहानीकार बाद में थे, पहले एक संपादक थे, क्योंकि 1967 से लेकर 1978 तक उन्होंने जो सारिका का संपादन किया, मैं उसी वक्त कमलेश्वर की पूरी जो उनकी दक्षता थी संपादन की और कहानी की जो समझ थी उससे परिचित था। राजा निर्वंशिया से कमलेश्वर काफी पॉपुलर हो गए थे, लेकिन कमलेश्वर ने एक कहानी लिखी गर्मियों के दिन, जो कमलेश्वर की कहानियों में मुझको सबसे अधिक प्रिय कहानी है। वो मैनपुरी के एक वैद्य जी हैं जो दुकान में बैठकर मरीजों का इंतजार करते रहते हैं। ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विष्णु भाई कि हम सबके भीतर है ना एक गांव का या कस्बे का आदमी बैठा हुआ है, छोटे शहर का आदमी बैठा हुआ है। हिंदी साहित्य के अंदर छठवां दशक कहानी दशक के तौर पर जाना जाता है। उस समय हंस, निकष, ज्ञानोदय, संकेत कहानी की प्रमुख पत्रिकाएं थीं। इन पत्रिकाओं में कहानी को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता था, लेकिन यशस्वी संपादक भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में निकलने वाली पत्रिका कहानी के 9 वर्षांक ने, जो कि साल 1956 में प्रकाशित हुआ, उसने हिंदी कहानी में नवजागरण ला दिया। इस अंक में निर्मल वर्मा की परिंदे, भीष्म साहनी की चीफ की दावत, अमरकांत की डिप्टी कलेक्ट्री, राजेंद्र यादव की एक लड़की की कहानी, शेखर जोशी की कोसी का घटवार, मोहन राकेश की सेफ्टी पिन, मार्कंडे की हंसा जाए अकेला, रांगी राघव की गदल और धर्मवीर भारती की गुल की बन्नो आदि कहानियाँ छपी, जो आगे चलकर हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित हुई। जाहिर है कि कहानी के क्षेत्र में भूचाल सा आ गया। एक साथ कई नए लेखक नई भावभूमि, भाषा और शिल्प को लेकर हिंदी कहानी के मुहाने पर दस्तक दे रहे थे। कि कहानी से ज्यादा कठिन विधा दूसरी नहीं। कहानी मेरे लिए बहुत मुश्किल विधा है, बहुत मुश्किल से लिख पाता हूँ, लेकिन लिखता हूँ। गोया कि इसी साल नई कहानी की बात उठाई गई, लेकिन नई कहानी की परिकल्पना को सैद्धांतिक जमा पहनाया कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव की त्रिमूर्ति ने। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की बहुत ही मशहूर कहानी है। यह दोहरे शिल्प की कहानी है, जिसमें माँ राजा की कहानी सुनाती है। इसी के साथ जगपति की कहानी रूप लेती जाती है। अभाव, तंगी आदमी के सौंदर्य को हर लेती है और वह कहीं का नहीं रह पाता। जगपति जब डकैतों से चोट खाता है तो वहीं से अभाव का सिलसिला शुरू होता है, फिर उसकी पत्नी तक उसके हाथ से फिसल जाती है और वह अंततः आत्महत्या के कगार पर
आ खड़ा होता है और आत्महत्या कर भी लेता है। कर्ज आदमी को आत्महत्या का रास्ता दिखलाता है। प्रेमचंद की होरी की कहानी भी कर्ज में डूबे आदमी की कहानी है, जो तिल तिल कर टूटता है। जगपति को कर्ज देकर कंपाउंडर बचन सिंह उसकी सुंदर पत्नी के बहाने उसके जीवन को नरक बना डालता है। यह भाव कर्ज की कहानी है जिसमें आदमी का सब कुछ छिप जाता है। कहानी में हर जगह कहानी है, कविता की तरह लगता है हम वहीं हो, वहीं खड़े हों। दरअसल वही कहानी बड़ी होती है जो अंत तक न भागे। इसके पूर्व हजारों कहानियों को जो जगह देती जाए। कमलेश्वर की यह कहानी का महाकाव्य है। मैंने जब वो भारत के राष्ट्रपति से भी बातचीत की या उनका इंटरव्यू किया, तो मेरे लिए वो भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, व्यक्ति थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे। लेकिन बड़े का मतलब यहाँ पर बड़ा नहीं है, और छोटे से छोटा आदमी मेरे लिए छोटा नहीं। इस तिकड़ी में भी कमलेश्वर का योगदान सबसे ज़्यादा अहम है। साल 1967 में सारिका का संपादन संभालने के बाद कमलेश्वर ने इस पत्रिका को नई कहानी का वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म की तरह से इस्तेमाल किया। विष्णु भाई, मैं कहता हूं कि मुझे अपने दौर के तमाम रूपों ने, चाहे वो साहित्य के रूप हो, चाहे रंगमंच के रूप हो, चाहे वो टेलीविजन के रूप हो, उन्होंने सबने बनके मुझे पूरा किया। दरअसल नई कहानी की आवाज़ वस्तुतः एक रचनात्मक संभावना को देखकर उठी थी। नई कहानी के आकलन करें तो इन कहानियों में एक सृजनात्मक कोशिश है। जीवंत अनुभव को तराश कर कहानी गढ़ी गई। लेकिन सही बात यह है कि मैंने कभी भी किसी खास पात्र को जो जिंदगी में देखा उसे लेके कहानी मैंने कभी नहीं ली। मेरे पात्र एक तरह का समुच्चय है। समुच्चय मतलब बहुत से पात्रों के दुख दर्द के सवाल मिलके शायद एक पात्र बन जाते हैं। इन कहानियों की प्रमुख विशेषता अनुभूति का सजीव चित्रण है। कमलेश्वर नई कहानी के ध्वजवाहक रहे। नई कहानी को लेकर उन्होंने अपने समय में खूब आरोप प्रत्यारोप भी झेले। आलोचक शिवदान सिंह चौहान ने जब नई कहानी की आलोचना करते हुए कहा, राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव ने जो अच्छी कहानियाँ लिखी हैं वे नई से अधिक शुद्ध फार्मूलाबद्ध कहानियाँ ही हैं, जो नए मसनूई परिभाषा सूत्रों के अनुसार लिखी गई हैं। तब वे कमलेश्वर ही थे जो खुलकर नई कहानी के पक्ष में आए। उन्होंने नई कहानी और नए कहानीकारों का पक्ष लेते हुए प्रेत बोलते हैं शीर्षक से एक संपादकीय लिखकर आलोचक शिवदान सिंह चौहान का जवाब प्रस्तुत किया। कमलेश्वर का यह संपादकीय आज भी साहित्यिक हलके में शिद्दत से याद किया जाता है। बहरहाल इन विवादों से लोहा लेते हुए उन्होंने नए कहानीकारों को लेकर नई कहानियाँ पत्रिका के एक के बाद एक 3 नवलेखन अंक निकाले। कमलेश्वर ने उस दौर में न सिर्फ नई कहानी आंदोलन को धार दी, बल्कि कहानी लेखन में आए भटकावों पर भी अपनी नज़र बनाए रखी। कमलेश्वर जी पर बात करने या उनको समझने की कोशिश करने में उस दौर को समझना जरूरी है जिस दौर में कमलेश्वर जी ने लिखना शुरू किया था। दरअसल यह प्रेमचंद कालीन दौर और प्रेमचंदोत्तर दौर के बाद का दौर था, और ये राय बनने लग गई थी कुछ लेखकों में कि उसके पहले के दौर में ज़्यादा सपाट बयानी है, वृत्तात्मकता है, इसलिए कहानी को ज़्यादा कलात्मक और ज़्यादा संवेदनशीलता से भरपूर होना चाहिए। और इसी सोच के अंतर्गत नई कहानी दौर का आंदोलन शुरू हुआ था। हालांकि इसी दौर में कई वरिष्ठ लेखक थे, अमरकांत जी, भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडे जी और शेखर जोशी जी, जिनके ऊपर इस तरह की सोच का कोई प्रभाव नहीं था। बाकी लेखकों ने जो लिखना शुरू किया उसमें यह दिक्कत जरूर हुई कि इसी सोच के तहत रूमानियत भी आई लेखन में। निर्मल वर्मा में बहुत ज़्यादा, उस दौर के और कई लेखकों में जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि कमलेश्वर के लेखन में
सबसे कम रोमानियत है इन सभी बाकी लेखकों की तुलना में। अगर हम भैरव प्रताप गुप्त जी, अमरकांत जी, शेखर जोशी जी और मार्कंडे जी को छोड़ दें तो बाकी लेखकों में सबसे कम रोमानियत कमलेश्वर के ही लेखन में है। कमलेश्वर ने जो लिखा शुरू के दौर में भी और बाद के दौर में भी, उसमें प्रगतिशीलता बहुत साफ तौर पर देखी जा सकती है। कमलेश्वर ने समांतर आंदोलन भी शुरू किया था। इसको लेके थोड़ा विवाद जरूर हुआ, लेकिन आप गौर करेंगे कि राजगीर सम्मेलन में, जो कि गया में संपन्न प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद हुआ था, उसमें जो लेखकों ने घोषणा पत्र जारी किया था वह बिल्कुल समरूप था गया में जो प्रगतिशील लेखकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में जारी हुआ था। कमलेश्वर जी ने सारिका के समांतर अंकों के जो विशेषांक निकाले थे, उसमें 10 विशेषांक में पहले विशेषांक में भीष्म साहनी जी की कहानी वांगचू को शामिल रखा था उन्होंने। और उस समांतर लेखक आंदोलन में भी बहुत सारे लेखक ऐसे थे जिनका विचारधारात्मक जुड़ाव था, वो जो दूसरे लेखक संघों से भी जुड़े हुए थे। हम शुरू से बिहार से एक पत्रिका निकाला करते थे, अब नाम की पत्रिका थी। उसके बाद एक यह इच्छा हुई कई दोस्तों की, कई साथियों की, कि एक ऐसी पत्रिका निकाली जाए जो जिसका कंटेंट तो लघु पत्रिका जैसा हो, लेकिन जो बड़े सर्कुलेशन की संभावना रखती हो। तो हमने परिकथा नाम की पत्रिका निकाली थी, और जो शुरुआती विचार विमर्श जहां तहां हुआ था, तो एक विचार विमर्श कमलेश्वर जी से भी हुआ था। कमलेश्वर जी ने 2 सुझाव दिए थे कि ठीक है कि यह लघु पत्रिका का ही विस्तार है परिकथा, लेकिन इसमें 2 स्तंभ जरूर तुम लोग रखो। एक उन्होंने कहा था उर्दू जगत रखो, और एक फरलांग का सफर रखो। ये दोनों स्तंभ हम लोगों ने रखे थे। आप गौर करेंगे तो इसके पीछे भी कमलेश्वर की प्रगतिशील चेतना ही है। उर्दू जगत उन्होंने रखा तो इसके पीछे उनकी मंशा यह थी कि हिंदी के लेखकों को यह मालूम हो कि उर्दू साहित्य में क्या क्या हो रहा है अभी। और जब एक फरलांग का सफर का सुझाव दिया उन्होंने, तो उसके पीछे उनकी यह मंशा थी कि लेखक किस तरह जमीन से जुड़ा है, अपनी जगह से जुड़ा है, इसका आभास हो पाठकों को, और उसके ब्यौरे और विवरण उसमें आए। निश्चित रूप से कमलेश्वर एक अपनी चेतना के स्तर पर एक प्रगतिशील लेखक थे। उनके लेखन में प्रगतिशील चेतना है। शुरुआती लेखन में भी गर्मियों के दिन कहानी उनको देखा जाए, या बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी संपादकीय टिप्पणियों में देखा जाए। यह ठीक है कि वे प्रगतिशील लेखक संघ से कभी जुड़े नहीं, उसके सदस्य नहीं थे, लेकिन वह बिल्कुल उसके आसपास थे, और हमें कोई हर्ज नहीं है अगर उनको हम प्रगतिशील आंदोलन का ही एक हिस्सा माने। 6वीं दशक के मध्य में जब हिंदी कहानी में सेक्स, कुंठा और अश्लीलता का जोर बढ़ा, तो कमलेश्वर अपने आप को नहीं रोक पाए। कहानी में आई इस प्रवृत्ति पर उन्होंने तीखा प्रहार किया। बहुचर्चित समाचार पत्रिका धर्मयुग में 3 किस्तों में प्रकाशित अपने लेख अय्याश प्रेतों का विद्रोह में उन्होंने ऐसे कहानीकारों की खुलकर आलोचना की। कमलेश्वर जी आलमशाह खान साहब को अपना छोटा भाई मानते थे, और वे भी कमलेश्वर जी को भाईजान कहकर ही पुकारते थे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वाकया पेश करने जा रही हूँ जो ये बताता है कि कमलेश्वर जी कितने दबंग व्यक्ति थे, और धर्मनिरपेक्षता के लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। आजकल तो जहाँ ज़्यादातर संपादक पत्रिकाओं में छपी लेखकों की कृतियों को ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं एवं इससे उत्पन्न किसी भी परिस्थितियों के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन कमलेश्वर जी ऐसे नहीं थे। वे किसी से डरते नहीं थे। आलमशाह खान समानांतर कहानी आंदोलन के एक अग्रणी लेखक थे, और जिन्हें कमलेश्वर जी ने अपनी पत्रिकाओं में बहुत छापा था। जून 1977 में आलमशाह खान की एक कहानी किराए की कोख छपी थी, जो बहुत ही चर्चित रही थी। यह कहानी अपने समय से बहुत आगे की कहानी थी, एवं इसको कमलेश्वर जी जैसे दबंग संपादक ही छाप सकते थे। ऐसे समय में करीब करीब लेखक और संपादक को मिलके 2000 के करीब पत्र आए, जिनमें कई में तो बहुत सी गालियां भी लिखी हुई थी। धर्म और जाति को लेकर, महिला पुरुष के संबंधों को लेकर लेखक को भी बहुत गालियां दी गई थी।
इस समय कमलेश्वर जी एक संपादकीय निकालते थे, मेरा पन्ना। मेरा पन्ना में उन्होंने एक लेख छापा, जो कायर थे वे कायर ही रहेंगे। इसमें उन्होंने आलम शाह खान साहब को मिला हुआ पत्र भी छापा और उनको मिले हुए पत्र भी छापे। और सबसे पहले तो आलम शाह खान साहब ने कमलेश्वर जी को एक पत्र लिखा था, जिसकी कुछ पंक्तियां और एक प्रश्न उन्होंने पूछा था, जिसकी कुछ पंक्तियां इस तरह थी। यूं तो सारिका में प्रकाशित कहानियों पर ढेर सारे पत्र मिलते रहते हैं, पसंदगी के नापसंदगी के, किंतु किराए की कोक को लेकर आज जो पत्र मुझे मिला है उसमें न सिर्फ मेरी नीयत अपितु ईमान पर भी चोट की है। मुझे भावुक नहीं होना चाहिए, पर इस पत्र में हिंदू मुसलमान पात्रों की बात उठाकर मेरे लेखन की अस्मिता पर मार की गई है। धर्म, देश और राष्ट्र की दुहाई देते हुए मेरे लेखक की नैतिकता को भी गाली दी गई है। अब उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कमलेश्वर जी से कि क्या महज मुसलमान होने की बिना पर मैं हिंदू पात्र उठाने का अधिकार खो देता हूँ। इस पर कमलेश्वर जी ने, जो कायर थे कायर ही रहेंगे, लेख में इस पत्र को भी प्रकाशित किया और वह पत्र जो उस पाठक ने लिखा था उसको यह लिखकर प्रकाशित किया कि अब पाठक बदबू देता हुआ वह पत्र भी पढ़ ले जो दूसरी आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपूर्ण क्रांति के अलंबरदारों की तरफ से लेखक को लिखा गया है। इस पत्र के सभी बिंदु उन्होंने छापे थे, लेकिन कुछ खास बिंदु जो थे वे थे, यदि अभिव्यक्ति का इतना ही अभिमान था तो मुस्लिम पात्र लेते। क्या तुम्हारे यहाँ दामन केवल पाक ही पाक है? दूसरी बात जो उसने लेखक को कही वह थी, भारत सरकार ने अब पद्मश्री को लेकर भारत रत्न तक की उपाधियां समाप्त कर दी हैं, वरना मैं एक सिफारिशी पत्र जरूर लिखता कि आपको भारत रत्न मिले। अब भी ज्ञानपीठ पुरस्कार तो बाकी ही है, उसे लेने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, केवल नंगापन चाहिए। जब फिराक गोरखपुरी जैसे लॉन्ड बाज को ज्ञानपीठ मिल सकता है तो आप जैसे कोई बाज को क्यों नहीं। किराए की कोक कहानी में जो नायिका थी उसका नाम कुई था, इसलिए उसने आलम शाह खान साहब को कुई बाज कहा। इस सब के बाद कमलेश्वर जी को भी कई पत्र मिले थे, जिनमें एक पत्र का उन्होंने जिक्र किया है कि यह पत्र भी छदम नाम से लिखा गया है। एक अंतर्देशी पत्र में कुछ हिदायतों के बाद, कुछ सारिका की प्रखरता को बिखरता हुआ देखकर रोना रोने के बाद यह कहा गया कि मेरा पन्ना का लेखक क्यों शहीद होना चाहता है। इस व्यक्ति ने कमलेश्वर जी को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन उन्होंने बहुत निर्भीकता से उसका जवाब दिया। उन्होंने एक बात लिखी कि पत्र की लेखिका कोई सुप्रिया जी हैं। ताज्जुब है कि सुप्रिया जी ने अपना पता नहीं दिया। हमारे पाठक यह बखूबी समझ सकते हैं कि कायरों के ही ऐसे खूबसूरत और रेशमी नाम हो सकते हैं। बेहतर होता कि सुप्रिया जी अपनी सही शक्ल में आते। इस पत्र को लिखते हुए और चुनौती देते हुए वे आगे लिखते हैं कि हम यह भी बताते कि वे किस स्वतंत्रता के तहत मेरा पन्ना के लेखक को शहीद बनाना चाहते हैं। जिस देश का आम आदमी कुत्ते की मौत मर रहा हो, उस देश का सही लेखक समुदाय शहीद होने की अय्याशी के काबिल नहीं है। वह मरेगा तो अपनी जनता की तरह ही कुत्ते की मौत मरेगा या मारा जाएगा। उसे सड़ना होगा तो वह यहीं के चुंगी अस्पतालों के बिस्तरों पर अपने कैंसर या ट्यूमर से मरेगा और लड़ेगा, पर वह शहीद नहीं कहलाएगा। आगे आप कमलेश्वर जी के विद्रोही तेवर देख सकते हैं, जब वे लिखते हैं कि अपने चुकाए टैक्स या जीने के लिए दिए गए महसूल से खरीदी गई बंदूक की गोली खाकर प्रतिकार और प्रतिवाद करते हुए मरने वाले लोग
कायरों के इतिहास में शहीद नहीं कहे जाते, विद्रोही कहे जाते हैं और विद्रोही करार दिए जाते हैं। वे कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। आगे वे लिखते हैं, हमें यह मौत मंजूर है। मौत का यह लंबा सिलसिला बहुत दिनों से जारी है और इस दूसरी आज़ादी के बाद भी चला आ रहा है। वे कहते हैं कि देशभक्तों को विद्रोही करार देकर कानूनी फांसी पर लटकाकर मारा गया है। उन्हें हमारे इन दूसरी आबादी के स्वयं सेवकों ने शहीद नहीं पुकारा। कमलेश्वर जी का लेखन आज भी कितना प्रासंगिक है यह उस पत्र से पता चलता है, क्योंकि वे आगे ये लिखते हैं कि जिस देश में आर्थिक और अन्य न्याय चाहने वालों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा सकता है, जिस देश में सामाजिक न्याय चाहने वाले हरिजनों को जिंदा जलाया जा सकता है, वहां शहीद कहलाना सिर्फ अपमानजनक ही हो सकता है। शहीद तो अब शायद वे कहलाएंगे जो सत्ता के बिस्तरों पर पड़े पड़े दम तोड़ देंगे। उन्होंने इस पत्र में बहुत ही करारा जवाब दिया और वे आगे ये बताते हैं कि जो आज भी हमारे देश की स्थिति है, जिस देश में 4 करोड़ बेरोजगार हाथ हथकड़ी बंद हैं, उस देश में शहीद नहीं विद्रोही ही पैदा हो सकते हैं। फिर ये कहते हैं, अगली बात तो यह है कि कायरों, साहसहीनों और सत्तावादी शक्तियों के शब्दकोश में शहीद शब्द होता ही नहीं है। बेहतर होता सुप्रिया जी सीधे सीधे कहते कि अपना मुंह बंद करो नहीं तो गोली मार दी जाएगी। वो कहते हैं कि कायर हमेशा खून का प्यासा होता है। कायरों की यह साहसहीनता किसी जहनियत के तहत किसके माध्यम से और किन मूल्यों का खून मांग रही है। इस जहनियत का खुलासा भी इत्तेफाक से उस साहसी कायर के पत्र से हो जाता है जिसने डॉक्टर आलम शाह खान पर ये आक्षेप लगाए हैं। इस तरह उन्होंने डॉक्टर आलम शाह खान का बहुत निर्भीकता से साथ दिया और इस तरह की मानसिकता वाले लोगों पर बहुत बड़ा कटाक्ष भी किया। मैं समझता हूँ कि आम आदमी के पास जो विजडम है भारत की, वो किसी के पास नहीं। भारत के एक प्रधानमंत्री राजनीति से जो मोह भंग हुआ उसके बाद की बात, वो एक जगह भाषण दे, उन्होंने कहा कि देखिए भ्रष्टाचार तो है लेकिन सब भ्रष्टाचारी नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी समय भीड़ में से एक किसान अपने दोहर में से हाथ निकाल के बोला, लेकिन प्रधानमंत्री जी खाते वक्त 5 बराबर हो जाते। नई कहानी के उस दौर में कहानी में भाषा, शैली और शिल्प की दृष्टि से काफ़ी प्रयोग हुए। लेखक के निजी अनुभूतियों की तपिश कहानी में साफ साफ महसूस की गई। यही वह दौर था जब आंचलिक कहानियाँ लिखी गईं। इन आंचलिक कहानियों ने हिंदी साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात किया। जिस तरह शेरवुड एंडरसन की गद्य कृति विंसबर्ग ओहियो की आंचलिक कहानियों ने अमेरिकी कहानी के इतिहास को नया मोड़ दिया, उसी तरह हिंदी में भी ये आंचलिक कहानियाँ नई इबारत लिख रही थीं। आंचलिक कहानियों को कमलेश्वर ने हमेशा अहमियत दी। आंचलिक कहानी के बारे में उनकी राय थी, हमारी आंचलिक कहानियों में बाजारवाद का जवाब है। अपने अंतःकरण के सच को अभिव्यक्त करने की अनूठी कला इनके पास है। अंचल की कहानियों में वैश्विक सोच और प्रतिरोध का स्वर दोनों है। मैं जब अलग अलग विधाओं में काम करता रहा, उपन्यास लिखता रहा, कहानियां लिखता रहा, सीरियल लिखता रहा, फिल्में लिखता रहा, पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का संपादन करता रहा, विस्फोटक दुनिया चारों तरफ मेरे भरी रही कि वो मुझे कभी चैन से बैठने नहीं देती। परिक्रमा प्रोग्राम बॉम्बे में बहुत ही प्रसिद्ध था। 9 बजे रात हर मंगलवार को आता था। तो कभी बूट पॉलिश करने वाले लड़कों का प्रोग्राम, सब्जी बेचने वाली औरतों का प्रोग्राम, यहाँ तक कि वेश्याओं का भी इन्होंने प्रोग्राम किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता का एक नया युग कमलेश्वर ने शुरू किया था। इनके जीवन काल में दूरदर्शन ने अपने आप को जन जन का उद्घोषक घोषित कर दिया था और ये बहुत बड़ी बात होती है। आप याद करेंगे हैदराबाद में जो प्रगतिशील लेखक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें कमलेश्वर जी को सादर आमंत्रित किया गया था और मंच पर आसीन थे। कमलेश्वर ने जो बाद में लिखा, उनके लेखन का जो परवर्ती दौर है, उसमें प्रगतिशीलता और ज्यादा मुख्य रूप में दिखाई पड़ती है। जैसे उनकी कहानी 16 छतों का घर, इतने अच्छे दिन,
और उनका जो अंतिम उपन्यास है कितने पाकिस्तान, उसमें तो और भी बहुत साफ तौर पर जो कि धार्मिक कट्टरता और धर्म के आधार पर समाज में हो रहे विभाजन की असहमति का उपन्यास है। यह जरूर है कि यह अक्सर कहा जाता है कि उसमें एक सुव्यवस्थित कथा संयोजन नहीं है और वो कई प्रसंगों कई कथाओं का कोलाज है। लेकिन अगर इस तथ्य को एक तरफ रखें, ठीक है कि वह कई उप कथाओं और प्रसंगों का कोलाज है, लेकिन उसकी जो धारा है, केंद्रीय धारा है, वह एक औपन्यासिक ही है और वह धार्मिक कट्टरता और संप्रदायवाद से असहमति की धारा है। कितने पाकिस्तान ने बहुत तहलका मचाया और उसने जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो वैचारिकता थी, जो सोच थी, जो उसको एक नई बहस का रूप दिया। बरसों तक चर्चा चलती रही और आज भी वो क्रम प्रासंगिक लगता है। कितने पाकिस्तान को जब लिखा तो कितने पाकिस्तान के हवाले से जो बात सामने आई वो समय गुजरात के दंगे का था। लेकिन ये सब जो हो रहा है देश के अंदर, उसके पीछे उन्होंने औरंगजेब की धर्मांधता को और उसका अपने भाई दारा शिकोह को मारा जाना, इस ऐतिहासिक त्रासदी को उन्होंने, यानी दारा शिकोह होगा तो औरंगजेब भी होगा। इतने पाकिस्तान अलगाव, विभाजन किसी एक देश या भूगोल का विभाजन नहीं है, सेक्टेरियन समाज की त्रासदी है। कहाँ से कैसे कैसे आर्थिक स्तरों पर हमारी त्रासदी है। उस उपन्यास का दृश्य तोड़ता है 21वीं सदी के हिंदुस्तान का आरंभ 2002 के जिस परिवेश में होता है, कितने पाकिस्तान उस परिवेश को सामने ढालते हुए आगे बढ़ता है। यही नहीं है, इतिहास में इस तरह की कितनी सारी त्रासदियां हैं और इस तरह होता रहेगा। मनुष्य टूट टूट कर बिखरता रहेगा और बिखरते हुए समाज को सहेजना, उसे समेटना हमारी जिम्मेदारी है। अमेरिका की आज़ादी के साथ एक उपन्यास लिखा गया था, अमेरिकन हॉल्ड फास्ट। मेरे मन में ये था, कितने पाकिस्तान के पीछे कहीं आज की विसंगतियां आपके दिमाग में हैं, इसीलिए आपने कितने पाकिस्तान रखा। बल्लाद जी मेरे लिए बड़े भाई की तरह से थे। जब गर्म हवा की शूटिंग आगरा में चल रही थी तो बल्लाद जी ने वहां से एक चिट्ठी लिखी थी 10-11 पन्ने की, और वो बड़ी तकलीफ दे चिट्ठी थी। कितने पाकिस्तान एक प्रतीक है, ये किसी देश के यानी विरुद्ध या खिलाफ नहीं, ये एक मेटाफर है। सभ्यता के शुरू से लेके आज तक, आज के संदर्भों में मैंने कितने पाकिस्तान के इस कथ्य को समझने की कोशिश की है। हिंदी साहित्य लेखन के अलावा कमलेश्वर ने अपने जीवन में पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, सिनेमा, टेलीविजन के लिए पटकथा संवाद लेखन, कमेंट्री, सरकारी नौकरी आदि सब कुछ किया। तो इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता का एक नया युग कमलेश्वर ने शुरू किया था। इनके जीवन काल में दूरदर्शन ने अपने आप को जन जन का उद्घोषक घोषित कर दिया था। लेकिन वे बार बार कथा साहित्य की ओर वापस लौटे। कथा साहित्य ने कमलेश्वर को दिया भी बहुत कुछ। पद्म भूषण सम्मान के अलावा उनके उपन्यास कितने पाकिस्तान को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहानी पर कमलेश्वर कितना यकीन करते थे, ये उन्हीं की जुबानी। कहानी जिंदगी को बदल तो नहीं सकती, लेकिन विचार के ऐसे बिंदु तक जरूर ले जाती है जहां पाठक की सोच में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कहानी दरअसल जनतांत्रिक मूल्यों की ऐसी साझी विरासत है जो मानव समाज को आपस में बांध कर रखने में मददगार सिद्ध हो सकती है, क्योंकि सारी पुरातन सभ्यताओं की लोक चेतना लगभग समान या सह अस्तित्ववादी है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी भी तरह का विभाजन, चाहे वो मन का हो, चाहे सोच का हो, चाहे अध्यात्म का हो, चाहे ईश्वर का हो, चाहे समाज का हो, चाहे आर्थिक हो, ये नहीं होना चाहिए। अपनी जिंदगी में 7 पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक संपादन और 300 से ज्यादा कहानियां लिखने वाले कमलेश्वर ने
27 जनवरी 2007 को इस दुनिया से अपनी आखिरी विदाई ली। कि इस उपन्यास में मैं कहानीकार के रूप में भी मौजूद हूँ, एक उपन्यासकार के रूप में भी मौजूद हूँ, एक सामाजिक प्राणी के भी रूप में मौजूद हूँ, एक पत्रकार जिस तरह का एक क्रूसेड लेके चलता है वो भी लेके मैं मौजूद हूँ। मैंने गाय का कहानी लिखी और मेरा बहुत पत्रिकाओं से बहुत कम संबंध, लेकिन मैं इतना जानता था कि सारिका नाम की पत्रिका जो उसमें 2-3 तो पत्रिकाएं होती थी कहानी वानी के, साप्ताहिक हिंदुस्तान हो गया, धर्मी हो गया, सारिका हो गई, वो मैंने सारिका को भेज दिया। और टिकनी का पूरे का नाम मैं जानता था, कमलेश्वर राजेंद्र यादव मोहन राकेश। हाँ, इन्होंने जितना ये मतलब लिखा वो अलग बात है, लेकिन ये चर्चा में रहना जानते थे अपने, तो मैंने वो सारिका को भेज दिया। और कुछ दिनों बाद वो मुंबई से हमें कमलेश्वर जी का पत्र आ गया, उन्होंने कहा कहानी बहुत अच्छी है और हम इसे चाहते हैं, और हाथ से लिखा हुआ पत्र, कमलेश्वर बहुत खूबसूरत राइटिंग। अब वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब इतना तो हमें मालूम था कि ये बड़े लेखक हैं भाई, और उसके पत्र मेरे हाथ में आया तो मैं उसे जेब में हो सके तो रखूँ जहाँ मेरा दिल धड़कता। जब मैं MA सेकेंड ईयर में आया उसमें तो ये कहानी छप के आ गई, और ये विशेषांक में चली। आज़ादी के 25 बरस और समकालीन लेखन को जिस तरह का एक संपादन 3-4 अंक उन्होंने निकाले थे, पहले अंक में ये कोई पहले दूसरे अंक में ये कहानी और पोर्ट्रेट के साथ, और ये इतनी पॉपुलर, मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी समझ में, मैं हर दिन मैं दफ्तर से लौटूं, पत्नी जो है कई पत्र लेके खड़ी है, देखो देखो तुम्हारे पास पत्र आ रहे हैं, तो मतलब ट्रांसलेट भी हुई, कई जगह उस पर नाटक वाटक भी खेले गए। तो वो पहली कहानी के साथ जो है इतना बड़ा, तो वो उन्होंने जो है एकाएक मुझे बड़े लेखकों में शामिल कर लिया। भारत का सिनेमा खास तौर से एंटरटेनमेंट सिनेमा है, तो वो इस तरह के बहुत जरूरी सब्जेक्ट्स को उठाता नहीं, जरूरी सब्जेक्ट्स को, उसे समाज से कोई लेना देना नहीं, उसे समाज की जेब से लेना देना। दोस्तों, ये रही डॉक्यूमेंट्री कथाकार कमलेश्वर पर। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे दोस्तों के साथ साझा करिएगा। हम आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लेकर आते रहेंगे। ज़रूर लिखिएगा कि आपकी राय इस डॉक्यूमेंट्री पर क्या है। शुक्रिया।